हेलो गाइस, मेरा नाम योगेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल साइंस कैफे पर। जो है हम मनोविज्ञान की क्लासेज जो हमारी प्रारंभ हो चुकी है, 3 वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। आज जो है हम एक नया विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जो कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है। चाहे आरपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में जनरल साइंस के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज हम जिस विषय के बारे में बात करना प्रारंभ करेंगे वो जेनेटिक्स है, आनुवंशिकी जिसको कहते हैं। आनुवंशिकी के जनक आप जानते हो, मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जनक से संतति में आने वाली विभिन्नताओं अर्थात आनुवंशिकता के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है? आनुवंशिकी, जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स जो शब्द है, जेनेटिक्स जो शब्द है, ये शब्द सबसे पहले 1905 में विलियम बेटसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जेनेटिक्स शब्द को सबसे पहले दिया। ये जेनेटिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा का शब्द है जेनेटिक्स, जिसकी उत्पत्ति जो है वो जीन शब्द से हुई है। किससे मिलकर हुई है? जीन शब्द जो है, इस जीन शब्द से मिलकर क्या बना है? जेनेटिक्स। जीन वह इकाई है जो किसी लक्षण को क्या करती है? निर्धारित करती है। अर्थात एक कहावत भी है, लाइक बिगेट्स लाइक। क्या? लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक। जिसका मतलब क्या है कि कोई भी जीव है जो कि अपने जनक से मिलता हुआ दिखाई देता है। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जो है लक्षणों का क्या होता है? ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। जनक जीव जो है उससे जो उत्पन्न होने वाली संतति है, उस संतति में वही लक्षण पाए जाते हैं जो उसकी जनक पीढ़ी में पाए जाते हैं। लाइक बिगेट्स लाइक मतलब यदि आम का बीज अंकुरित होता है तो उस बीज से जो पौधा बनेगा वो आम का ही बनेगा। मतलब कोई भी जो जीव है, उस जीव से जो संतति उत्पन्न होती है अगली, वो संतति उस जीव के समान ही होती है। अर्थात अपनी मात्र जो जनक पीढ़ी जो है उस जनक पीढ़ी के समान लक्षण प्रकट होते हैं। मनुष्य का जो बच्चा है वो मनुष्य जैसा ही दिखता है, क्योंकि उसमें जो है अपने जनक पीढ़ी के क्या है? लक्षण है। और ये लक्षणों का जो निर्धारण है, वो लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? जीन करता है। क्या करता है? जीन। हमारी जो बॉडी है या इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो शेप है, प्रत्येक जो अंग है उस अंग को एक लक्षण जो है, अंग का एक लक्षण है, और उस लक्षण को जो निर्धारित करता है वो कौन है? जीन। आपके बालों का रंग, आपकी स्किन का रंग, आपके नोज की शेप, आईज की शेप, या फिर आपका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है, वो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर किसके द्वारा निर्धारित होती है? जीन। प्रत्येक लक्षण के लिए एक निश्चित जीन होता है और वो जीन जो है हमारे लक्षणों को प्रकट करने का कार्य करता है। तो जीन वह सूक्ष्मतम इकाई है जो कि किसी जीव में लक्षणों का निर्धारण करती है। क्या करती है? लक्षणों का निर्धारण। यदि जीन में जो है थोड़ी भी हेरफेर होती है तो उस हेरफेर की वजह से जो है व्यक्ति में जो है, मनुष्य में जो है विभिन्नताएं उत्पन्न होने लगती हैं। क्या? विभिन्नताएं उत्पन्न होने लगती हैं। आपको याद इतना रखना है कि आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जनक से संतति में आए जो लक्षण हैं, उन लक्षणों की विभिन्नताओं के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ये विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं?
दो प्रकार की। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? विलियम बेटसन ने। और यदि जीन शब्द की बात की जाए तो ये जो जीन शब्द जो जिन्होंने दिया था वो कौन है? जोहानसन। क्या? जोहानसन। विभिन्नताएं जो है जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षण आए, और इन लक्षणों के बारे में जो है अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं वो कौन सी है? आनुवंशिकी। विभिन्नताओं की यदि बात करें, विभिन्नताओं का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि, तो ये विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। बाहरी या वातावरणीय विभिन्नताएं, और दूसरी है आनुवंशिक विभिन्नताएं। आनुवंशिक विभिन्नताएं। बात करेंगे पहले पॉइंट की, बाहरी या वातावरणीय विभिन्नताएं। बाहरी या वातावरणीय विभिन्नताएं जो है, एक शिशु ने जन्म लिया, गर्भावस्था के दौरान जो है, गर्भावस्था से उसका जो है जन्म हुआ शिशु का, वो जैसे इस दुनिया में आया तो वह बाहरी वातावरण के क्या होता है? संपर्क में आता है। धीरे धीरे उसका विकास होता है, वृद्धि करता है। वृद्धि करने के पश्चात उस बच्चे में जो है धीरे धीरे अनेक प्रकार के जो लक्षण है वो प्रकट होने लगते हैं, जो कि बाह्य लक्षण होते हैं। अर्थात वो बालक जो है समाज और वातावरण के संपर्क में आता है। बाह्य वातावरण की यदि बात की जाए तो जरूरी नहीं है कि एक शिशु या एक बच्चा जिसके पिताजी पहलवान है, लेकिन हो सकता है उनका जो बच्चा है वो पहलवान ना बने, क्योंकि ये जो है उनकी हॉबी थी पहलवान बनना, तो वो पहलवान बने। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो चीज है वो उनके आने वाली पीढ़ी में भी देखने को मिले। तो ये कैसा है? वातावरणीय विभिन्नता है। कैसी है? वातावरणीय विभिन्नता। हो सकता है लड़का जो है आगे पढ़े लिखे, बच्चा आगे पढ़ लिख कर जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हो सकता है उसके परिवार में कोई नहीं बना हो, लेकिन वो पढ़ा, शिक्षित हुआ, जिसकी वजह से वो डॉक्टर या इंजीनियर जो भी कुछ बनना चाहता है वो बना। हो सकता है वही बालक जो है समाज के लोगों के संपर्क में आया, मित्रों से मिला, हो सकता है उसकी मित्र मंडली जो है वो खराब हो, तो वो हो सकता है कि वो बालक जो है अलग गलत रास्ते पर भी जा सकता है, अर्थात अपराध की प्रवृत्ति भी में भी जा सकता है। जरूरी नहीं है माता पिता इस काम को करते हो, लेकिन बच्चा जो है अलग रास्ते पर गया, तो ये क्या है? वातावरणीय विभिन्नता है। क्या है? वातावरणीय विभिन्नता। अर्थात जनक से संतति में इनका ट्रांसफर नहीं होता है। वातावरणीय जो विभिन्नताएं हैं, इन वातावरणीय विभिन्नताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है, अर्थात आनुवंशिक नहीं होती हैं। कहने का मतलब क्या है? आनुवंशिक नहीं होती हैं। एक व्यक्ति है, ठीक है, उनकी जो संतति है वो सामान्य है। हो सकता है आने वाला जो जनक से जो संतति हुई, उस संतति में जो है उंगली आपने देखा होगा कई के 4 की जगह 5 हो जाती है, एक उंगली जो है वो एक्स्ट्रा आती है। जरूरी नहीं कि उसके आने वाली जो संतति है उस संतति में भी वही लक्षण प्रकट हो, क्योंकि ऐसा कई बार जीन में हेरफेर की वजह से हो जाता है। एक अतिरिक्त जीन जुड़ जाने या घट जाने से जो हमारे शरीर में विभिन्नताएं उत्पन्न होने लगती हैं। क्या उत्पन्न होने लगती है? विभिन्नताएं उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि वातावरणीय जो विभिन्नताएं वो वंशानुगत नहीं होती हैं, अर्थात इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता है। अगली बात आती है आनुवंशिक विभिन्नताएं। आनुवंशिक विभिन्नताएं जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती हैं। जैसे कि आपका जो शरीर है उसकी शेप, आपके बालों का रंग, आपकी आंखों का रंग, आपकी स्किन का रंग जो है, ये सब जेनेटिक होता है। क्या होता है? जेनेटिक। माता पिता के जो लक्षण है वो आपस में मिलते हैं, और उन वही लक्षण जो है उसकी आने वाली संतति में क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। आपके जो बालों का रंग है काला है, आपकी जो जनक है उनका भी रंग काला होगा। हो सकता है कई बार लक्षणों में क्या होती है? विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। आपके बाल भूरे भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो लक्षण है वो कहीं अचानक तो प्रकट नहीं हुआ। हो सकता है कि आपकी जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जो है भूरे रंग के बाल होंगे। तो वो लक्षण है, ज्यादातर माना जाता है कि तीसरी पीढ़ी तक के जो लक्षण है वो एक बच्चे में पैदा उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। मतलब दादा या नाना जी के जो लक्षण है वो भी बच्चों में कई बार देखने को मिलते हैं। आनुवंशिकी
जो एक अलग ही शाखा है जिसके अंतर्गत मेंडल ने बहुत सारा काम किया है, आनुवंशिकी का जनक जिनको कहा जाता है। तो एक जो बालक है वो बालक अपने जनक या अपने माता पिता से जो है काफी समानता प्रदर्शित करता है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो जो रिलेटिव जो होते हैं वो उस बच्चे को जो है किसी न किसी रिश्तेदार से, जो कि उसके परिवार का ही सदस्य है, उससे रिलेट करते हैं। कोई कहता है कि ये बुआ पर गया है, कोई कहता है कि ये चाचा पर गया है, कोई कहता है अपने मामा पर गया है। मतलब उस बालक को जो है अलग अलग संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो बालक जो है अपने जो खास जो लोग हैं, जो जनक हैं, उन जनकों से कहीं ना कहीं मिलता जुलता दिखाई देता है। तो इस संपूर्ण जो जनक से संतति में जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उन लक्षणों का जो अध्ययन हम करते हैं वो आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं। हाँ, एक बात और याद रखना कि जनक पीढ़ी से आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरण जब होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? हम हेरेडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरेडिटी। आपने इस शब्द का उपयोग कई बार किया होगा, हेरेडिटी, वंशानुगत। किसी के जो है स्किन का रंग जो है कैसा है वो उसकी हेरिडिटी पर निर्भर करता है। आप कई वंशानुगत बीमारियां भी होती हैं जो क्या है? हेरिडिटी। आजकल डायबिटीज वंशानुगत बीमारी हो गई है, आनुवंशिक, जेनेटिक जो है। कई बीमारियां जो ऐसी है जो कि वंशानुगत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जिनका स्थानांतरण होता रहता है। तो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण हो रहा है तो इसको हम क्या कह देते हैं? हेरिडिटी कह देते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी कह देते हैं। अब बात करते हैं कि भाई आनुवंशिकी जो है इस पर जो है काम किसने किया, अर्थात मेंडल के जीवन परिचय पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यही वो महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आनुवंशिकी जैसे विषय पर अपने बहुत प्रयोग किए। मेंडल का जीवन परिचय पढ़ते हैं। मेंडल मेंडल जो है इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रिया एक शहर था जिसके हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसिया या कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा मारोविया गांव। क्या? मारोविया। दोनों में से कोई भी हो सकता है। मारोविया ग्राम में हुआ। किसका जन्म? मेंडल का। मेंडल का जो जन्म है 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसिया नामक गांव में हुआ। मेंडल जो है एक माली परिवार में जन्मे बच्चे थे जिनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। इन्होंने सन 1842 में, क्या? सन 1842 में दर्शन शास्त्र से जो है द्विवर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया और सन 1843 में ये ऑस्ट्रिया का ही ब्रून शहर था और इस ब्रून शहर में मठ में पादरी के रूप में कार्य करने लगे। यहीं पर इस मठ में पादरी के कार्य करते समय ही इनको ग्रेगर की उपाधि मिली। क्या मिली? ग्रेगर की उपाधि इनको मठ में ही प्रदान की गई जब ये पादरी का कार्य कर रहे थे। ग्रेगर की उपाधि इनको मठ में ही प्रदान की गई। किनको? मेंडल को। 1842 में दर्शन शास्त्र से जो है द्विवर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया। 1843 में जो है मठ में पादरी के रूप में कार्य करने लगे। सन 1851 सन 1851
1851 में ये वियना विश्वविद्यालय गए। कहाँ? वियना विश्वविद्यालय। और यहां पर इन्होंने नेचुरल साइंस और मैथ्स की पढ़ाई की। किसकी? नेचुरल साइंस और मैथ्स की पढ़ाई की। 3 वर्षीय डिप्लोमा था। ये पढ़ाई करके दोबारा अपने ब्रुन शहर लौटे और ब्रुन शहर लौटने के बाद जो है इन्होंने सन 1856 से लेकर और सन 1864 तक वहां पर अध्यापन कार्य भी कराते थे एक स्कूल में, और साथ ही साथ जो है मठ में उद्यान था, और उस उद्यान में इन्होंने पाइसम सैटाइवम, क्या? पाइसम सैटाइवम उद्यान मटर, पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम उद्यान मटर पर क्या किया इन्होंने? प्रयोग किए। किसने? मेंडल ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने जो है अपने आनुवंशिकी के प्रयोग किस पादप पर किए, तो वो है उद्यान मटर पाइसम सैटाइवम, जिसका वैज्ञानिक नाम कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। उद्यान मटर पाइसम सैटाइवम पर अपने प्रयोग किए। इन्होंने प्रयोग जब किए थे तो मटर के ही 34 विपर्यासी लक्षणों को चुना था। क्या? 34 विपर्यासी लक्षणों को चुना। विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत। 34 विपर्यासी लक्षणों को चुना, जिनमें से 7 पर इन्होंने क्या किए? 7 लक्षणों पर इन्होंने क्या किए? प्रयोग किए। 7 लक्षणों पर इन्होंने प्रयोग किए, और अपने प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष निकले उन निष्कर्षों को एक सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। उस सोसाइटी का नाम भी याद रखना है, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इस सोसाइटी के समक्ष जो है इन्होंने अपने प्रयोगों को प्रदर्शित किया। इस सोसाइटी ने इनके प्रयोगों को देखा, और प्रयोगों को देखने के बाद इस सोसाइटी ने अपनी वार्षिक पत्रिका में, क्या? वार्षिक पत्रिका में, किसने? इस सोसाइटी ने अपनी वार्षिक पत्रिका में मेंडल के जो प्रयोग थे, इनको पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से क्या किया? प्रकाशित किया। किसने? इस सोसाइटी ने मेंडल के जो प्रयोग थे उन प्रयोग पर जो निष्कर्ष निकले उसको वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित किया, और जो उसका शीर्षक था वो था पादप संकरण पर प्रयोग। इस शीर्षक पर जो है इन्होंने इसको प्रकाशित किया। कुछ दिन हुए, मेंडल को ज्यादा ख्याति प्राप्त नहीं हो पाई। 6 जनवरी सन 1884 को जो है मेंडल का देहांत हो गया, अर्थात वो इस दुनिया से चले गए। मेंडल के प्रयोगों पर ज्यादा विश्व का ध्यान गया नहीं, क्योंकि उस समय जो है डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद इस पूरे विश्व पर छाया हुआ था, अर्थात सभी की निगाहें जो है डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद का जो सिद्धांत है उस पर जमी हुई थी। इसलिए मेंडल के जो प्रयोग हैं उनको ज्यादा ख्याति प्राप्त नहीं हुई, अर्थात मेंडल जो है अपने प्रयोगों को सभी को बता नहीं पाए। सन 1900 आते आते, अर्थात मेंडल जो है 1884 में इनकी मृत्यु हुई, और सन 1900 में 3 अलग अलग देशों के अलग अलग वैज्ञानिक, सन 1900 में 3 अलग अलग देशों के अलग अलग वैज्ञानिकों ने भी आनुवंशिकी के क्षेत्र में प्रयोग किए यहां पर, और जिनके नाम बता देता हूं मैं आपको। हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज,
हॉलैंड के ह्यूगो डे व्रीज जर्मनी के कोलकोरेंस और तीसरे जो थे ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमक। ये तीनों जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मेंडल के प्रयोगों को पढ़ा और इन्होंने कहा कि भाई जो काम हम आज कर रहे हैं वो काम मेंडल पहले ही कर गया। इसलिए इन तीनों वैज्ञानिकों को जो है मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता हॉलैंड के ह्यूगो डे व्रीज, जर्मनी के कोलकोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमक, तीनों को जो है मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। अर्थात मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता की बात की जाएगी तो इन तीनों वैज्ञानिकों के आपको नाम याद रखने हैं। अब जो है मेंडल ने अपने प्रयोग किए और ये प्रयोग पाइसम सैटाइवम पर किए गए। किस पर? पाइसम सैटाइवम पर जो है ये प्रयोग किए गए। इन्होंने 34 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, लेकिन प्रयोग जो है केवल 7 पर किए। अपने प्रयोग करते करते इन्होंने कुछ संकरण पर आधारित जो है प्रयोग किए और वो संकरण जो है एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। इस संकरण के आधार पर ही इन्होंने 3 नियम दिए: प्रवाहिता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम। इन्होंने मटर के पौधे को चुना इसलिए था क्योंकि ये जो है द्विलिंगी पादप होता है। कैसा होता है? द्विलिंगी पादप होता है, जिसमें स्वपरागन और परपरागन की जो क्रिया है वो आसानी से की जा सकती है। किसमें? मटर के पादप में। 1 वर्षीय पौधा है जिसकी 1 वर्ष में ही अनेक जातियों का क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए मेंडल ने जो है मटर के पादप को चुना था। तो मेंडल के हम एकल संकर संकरण की बात करते हैं। मेंडल ने कुछ विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया है अपने प्रयोगों में। स्टार्ट करते हैं। एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण जिसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण। मेंडल ने पाइसम सैटाइवम के अलग अलग लक्षण लिए, जिसमें पादप की लंबाई, लंबापन और बौनापन। क्या? लंबापन और बौनापन। एकल संकर संकरण के अंतर्गत एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। विपर्यासी का मतलब विपरीत। जैसे इसको समझो, पादप की लंबाई एक लक्षण है जिसके 2 विपर्यासी लक्षण हो सकते हैं। या तो पादप क्या हो सकता है? लंबा हो सकता है या फिर बौना हो सकता है। क्या हो सकता है? लंबा या बौना। मेंडल ने लंबा जो है उसको कैपिटल टी से प्रदर्शित किया। किसको? कैपिटल टी से प्रदर्शित किया। लंबा जो लक्षण है उसको कैपिटल टी से प्रदर्शित किया। डबल क्यों लिखते हैं? क्योंकि युग्म के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में? युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में। और बौने को जो है इन्होंने स्मॉल टी से प्रदर्शित किया। अब लंबे और बौने पादपों के मध्य, क्या? लंबे और बौने पादपों के मध्य इसका एक ले लिया टी और इसका स्मॉल टी। जब लंबे और बौने पादपों के मध्य जो है इन्होंने प्रयोग कराया तो इन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी जो है, अभी बता देता हूं आपको, F1 पीढ़ी में जो सभी पादप हैं वो कैसे हैं? लंबे प्राप्त हुए। मतलब समझो ऐसे कि लंबेपन का जो लक्षण है वो कैसा है? डोमिनेंट है। कैसा है? प्रभावी है। ये लक्षण कैसा है?
प्रभावी, डोमिनेंट है, ये कैसा है, अप्रभावी है। मेंडल ने लंबा जो पादप है उसको कैपिटल टी से प्रदर्शित किया और बोना जो है उसको स्मॉल टी से। दोनों के गैमेट बने युग्मक, और युग्मकों का जब आपस में जुड़ाव हुआ अर्थात निषेचन हुआ तो यहाँ पर जो बना वो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। आगे जो है कैपिटल टी है तो इसलिए कैसा है, प्रभावी है। कैसा है, प्रभावी। और प्रभावी है तो फिर कौन सा लक्षण है, लंबा। अर्थात लंबे और बौने पादपों के मध्य जब आपस में क्रॉस कराया गया, ये क्रॉस शब्द जो है, इस क्रॉस शब्द का उपयोग मेंडल ने किया है। किसने किया है, मेंडल ने। लंबे और बौने पादपों के मध्य जब आपस में क्रॉस कराया गया तो ये जो पीढ़ी है वो कौन सी कहलाएगी, F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी। F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो कैसा होता है, प्रभावी होता है। कैसा होता है, प्रभावी। अर्थात लंबे और बौने पादपों में क्रॉस कराने पर जो लक्षण प्रकट हुए वो जो सभी पादप थे वो कैसे थे, लंबे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। अर्थात लंबापन जो है वो प्रभावी लक्षण था क्योंकि F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ। ये कैसी पीढ़ी है, ये जनक पीढ़ी है। कैसी पीढ़ी है, जनक पीढ़ी। अर्थात जनक के लक्षण है ये। यहां से लंबा और बौना पादप दोनों का आपस में क्रॉस हुआ और जो नई पीढ़ी जो उत्पन्न हुई F1 पीढ़ी, उसमें जो लक्षण प्रकट हुए कैसे थे, अर्थात सभी पादप जो है वो कैसे थे, लंबे थे। कैसे थे, लंबे। अब F1 पीढ़ी के जो पादप हैं, इन पादपों में जब आपस में स्वनिषेचन कराया गया, किसमें, स्वनिषेचन कराया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमने कहां से लिया, यहीं से। ये एक पादप था, हमने दो अलग अलग पादप लिए और दोनों अलग अलग पादपों के मध्य आपस में क्या कराया, जो कि दोनों ही कैसे थे, लंबे थे। कैसे थे, लंबे थे। इनके मध्य जब आपस में क्रॉस कराया तो पहले हम गैमीट बनाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों के मध्य जब आपस में क्रॉस कराया, क्रॉस कैसे कराते हैं ये देखिए। ये वाला जो है, ये वाला इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले से क्रॉस कराना है। इस टी का इसके साथ और फिर इसका इसके साथ कराना है। सिंपल है, ट्राई करना, 2-3 बार हो जाएगा। अब देखो यहां पर जब ये क्रॉस हुआ, यहां पर जब ये क्रॉस हुआ अर्थात संकरण कराया तो कैपिटल टी, ये जो कैपिटल टी है किससे जाकर मिला, इस वाले कैपिटल टी से। तो दोनों कैसे हो गए, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये वाला कैपिटल टी किससे जाकर मिला, स्मॉल टी से। तो ये वाले कैसे हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला स्मॉल टी ये वाले कैपिटल टी से आगे मिला। हम यदि प्रभावी यदि लक्षण है तो उसको आगे रखेंगे। क्या, प्रभावी जो लक्षण है उसको हम आगे रखेंगे। तो ये क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इस स्मॉल टी का क्रॉस जब इस स्मॉल टी से कराया गया है तो ये क्या था, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहां पर देखो ये जो लक्षण है वो कैसा, लंबा। ये भी कैसा होगा, लंबा। ये भी कैसा होगा, लंबा। और ये बौना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि F1 पीढ़ी से प्राप्त जो पादप हैं उनमें जब आपस में क्रॉस कराया तो एक अलग ही लक्षण प्रकट हुआ और वो लक्षण क्या था, बौना। क्या था, बौना। लेकिन F1 पीढ़ी की बात की जाए तो सभी पादप कैसे थे, लंबे थे। सभी पादप कैसे थे, लंबे। लेकिन जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप जो है उनका जब आपस में क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है तो जो पादप होता है वो लंबे के साथ एक बौना पादप भी हमें प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। तो लंबे के साथ जो है बौना पादप भी हमें प्राप्त हुआ। तो आप यहां पर देखोगे, इसको आप चेकर बोर्ड की सहायता से भी बना सकते हो। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला कैपिटल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ, ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ, ये वाला कैपिटल टी
यदि कैपिटल टी है तो उसको कैपिटल में ही लिखना है आगे पहले, और ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ। तो पहला जो था लक्षण वो था कैपिटल टी जो कि समयुग्मजी है। कैसा है? समयुग्मजी, अर्थात दोनों जो युग्मक हैं वो कैसे हैं? समान है। कैसे हैं? समयुग्मजी। समयुग्मजी प्रभावी, अर्थात कैसा है? लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे हैं? विषम युग्मजी लंबा है, तो लंबा ही, लेकिन कैसा है? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी में दोनों जो युग्मक हैं वो कैसे हैं? अलग अलग। और एक जो लक्षण प्रकट हुआ था वो क्या था? स्मॉल टी समयुग्मजी। कैसा है? समयुग्मजी बोना। तो आप इसमें देखोगे कि कैपिटल टी कितना है? एक है। बाहर से देख रहे हैं हम, ये कैसा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो, एक कैपिटल टी है, दो कैसे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक कैसा है? स्मॉल टी। ये जो अनुपात है 1:2:1। क्या? 1:2:1। ये जो अनुपात है वो कैसा है? ये इसका जीनोटाइप अनुपात है। कैसा अनुपात है? जीनोटाइप अनुपात। अब जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? जब किसी भी जो है जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो आंतरिक संरचना में हमें देखने पर पता लगा कि एक पादप शुद्ध लंबा था, दो अशुद्ध लंबे और एक शुद्ध बौना था। तो यदि जीनोटाइप अनुपात की बात की जाएगी, जीनोटाइप अनुपात की यदि बात की जाएगी, किसका? एक संकर संकरण का यदि जीनोटाइप अनुपात पूछा जाए तो वो क्या होता है? 1:2:1। ये आपको याद रखना है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो है एक जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, तो वो क्या है? 1:2:1। जीनोटाइप को बोलते हैं जीन प्रारूप। क्या बोलते हैं? जीन प्रारूप। जीनीय संरचना का अध्ययन करना, जीनोटाइप। दूसरी बात करेंगे फिनोटाइप की। किसकी? फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? यदि बाहर से पादप को देखा जाएगा तो पादप जो है हमको कितने लंबे दिख रहे हैं? 3 कैसे दिख रहे हैं? ये लंबे। और एक कैसा दिख रहा है? बौना। अर्थात तीन पादप कैसे हैं? लंबे। और एक पादप कैसा है? बौना। तो फिनोटाइप को बोलते हैं लक्षण प्ररूप। क्या बोलते हैं? लक्षण प्ररूप। फिनोटाइप को क्या बोलते हैं? लक्षण प्ररूप, जिसका अनुपात क्या है? 3:1। जीन प्रारूप किसी भी पादप की जीनीय संरचना को देखने के बाद पता लगा सकते हैं हम। तो जीनोटाइप का अनुपात यदि एकल संकर संकरण में पूछा जाए तो 1:2:1 होगा, लेकिन यदि फिनोटाइप अनुपात पूछा जाए तो क्या होगा? 3:1 होगा। इसी जो एकल संकर संकरण जो है, इसी पर जो है प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम भी अप्लाई होता है। F1 पीढ़ी में जब पादपों में क्रॉस कराया गया लंबे और बौनों के मध्य, तो सभी पादप कैसे प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? लंबे। अर्थात प्रभावी जो जीन था वो कैसा था? लंबापन। अर्थात लंबे और बौने पादपों में जब आपस में क्रॉस कराया मेंडल ने, तो F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुई वो कैसी थी? प्रभावी थी, डोमिनेंट थी। इसलिए इसमें कहा गया प्रभाविता के नियम में कि जनक पीढ़ियों का जब आपस में क्रॉस, जनकों का जब आपस में क्रॉस होता है और उनसे जो F1 पीढ़ी उत्पन्न होती है, उस F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो लक्षण कैसा होता है? डोमिनेंट होता है। क्या होता है? डोमिनेंट होता है, मतलब प्रभावी होता है। अर्थात F1 पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होता है जो कि प्रभावी होता है। इसे क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। पृथक्करण का नियम यह है कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुए,
जब आपस में F1 पीढ़ी से जो प्राप्त संतति है उनका जब आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो F2 पीढ़ी में जो है एक अलग लक्षण प्रकट हो जाता है जो कि बौनापन है। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते वो F2 पीढ़ी में प्रकट हो जाता है। अर्थात जो है F2 पीढ़ी में जो है अप्रभावी लक्षण भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये क्या है, पृथक्करण का नियम, जिसके बारे में हम कल और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आज का ये टॉपिक समझ में आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।